नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं देश भर में कोरोना के बारे में। दरअसल जो स्थिति है उसको देखकर लगता है कि देश में कोरोना कोविड-19 की सुनामी आने वाली है। उसकी वजह यह कि शुरू के 148 दिनों में 5 लाख मरीज थे और अभी की बात करें तो 20 दिनों में 5 लाख यानी 10 लाख का फिगर जो आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उसकी वजह यह कि अनलॉक के बाद जो मरीज बढ़ रहे हैं उनमें गति बहुत ज़्यादा है और ये इशारा करे कि देश में कोरोना वायरस के आक्रमण की सुनामी आने वाली है। मैं आपको फिर एक बार आंकड़ा दोहरा दूं, शुरू के 148 दिनों में 5 लाख, बाद के 20 दिनों में 5 लाख। ये एक बड़ा फिगर है। देश में शुरुआत हुई थी केरल से, जब 3 मरीज मिले थे कोरोना के। फरवरी की बात है ये, 31 जनवरी को ये मामला आया था। लेकिन उसके बाद दिन ब दिन जैसे लॉकडाउन लगा, दुनिया भर में भारत के लॉकडाउन की तारीफ हुई। पहले लॉकडाउन के बाद हालत कंट्रोल में थे, दूसरे के बाद कंट्रोल में थे, लेकिन जैसे ही तीसरे लॉकडाउन के बाद देश भर में अनलॉक हुआ, हालात बिगड़ते चले गए। और अब समाज पर जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को कैसे करेगा, कैसे नियंत्रित करेगा, क्योंकि सरकार ने तो, अगर हम आम भाषा में कहें तो, हाथ खड़े कर दिए हैं। उसकी वजह ये कि उनका कहना यह कि हमने लोगों को बता दिया है, 3 महीने लॉकडाउन करके बता दिया है, खतरे बता दिए हैं। अब सबको पता है कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। इसलिए अनलॉक में अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो देश में एक तरह से कोरोना की सुनामी आएगी। इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं देश भर के वरिष्ठ डॉक्टरों में शामिल डॉक्टर भुवनेश गर्ग। भुवनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चिकित्सक के तौर पर आपकी बहुत सारी बातें सही निकली है। हमारा कहना यह है कि हम इस फिगर को मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं कि शुरू के 148 दिनों में देश में 5 लाख कोरोना वायरस के मरीज, बाद के 20 दिनों में 5 लाख। ये जो फिगर है, ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, बहुत चिंता में डालने वाला है। क्या देश में जनता लापरवाह रही तो क्या सुनामी आएगी कोरोना की, आपकी राय? नहीं, देखिए ना, जनता लापरवाह रही है और सुनामी तो आती रही है, पर जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि हमारे तंत्र ने, हमारी व्यवस्थाओं ने चीजों को समय से ना तो समझने की कोशिश की, ना उसका आकलन किया। और दुर्भाग्य ये रहा कि जिन विशेषज्ञों को फ्रंट पर सबसे आगे होना चाहिए था किसी व्यवस्था को कायम कराने के लिए, उनको तो कर दिया गया सबसे पीछे। और हमारे देश की बाबूशाही ने उस व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। हम दिन प्रतिदिन नए नए आदेश देखते रहे कि आज हम आइसोलेट नहीं करेंगे, कल हम आइसोलेट करेंगे, आज हम लोगों को घरों में लॉकडाउन कर देंगे, कल हम घरों से खींच के ले जाके अस्पतालों में भर्ती कर देंगे, परसों हम ये कहेंगे कि इनको किसी तरह के इलाज की जरूरत नहीं है, और आज हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ इतने लोगों की मौत हो रही है। देखिए, ये बहुत बड़ा नूरा कुश्ती का खेल रहा है आंकड़ों का, जिसमें मैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बात करूं या मुंबई की सरकार की बात करूं या किसी की भी बात करूं, लोगों ने अपने अपने स्तर पर बहुत कुछ इस आपदा के संकट में सोने की मुर्गी को काटने का काम किया है। हम भोपाल में भी देख रहे हैं लगातार कि हमीदिया और एम्स के जो मरीज हैं उनका अगर हम एक पैमाना तय करें तो बाकी पैमाने किस अस्पताल पर किस तरह से लागू होते हैं, इस पर मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कहने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जैसे हमने मार्च के महीने में कहा था कि जितने मरीज हमको मई तक मिलेंगे उससे दुगने मरीज हमको जून में मिल जाएंगे, उससे दुगने मरीज हमको जुलाई में मिल जाएंगे। और राघवेंद्र जी, यकीनन यही होता चला आया है। ये आंकड़े बिल्कुल सार्थक हैं। और इसी अगर कल्पना को, इसी अगर इमेजिनेशन को, इसी अगर एक व्यवस्था को जो एक वायरस संक्रमण की परिधि में आती है, अगर उसकी हम स्पष्ट व्याख्या करें तो बहुत सीधी सी बात है कि आने वाले समय में दिसंबर तक, आप मेरी बात को याद रखिएगा, दिसंबर तक हम देश की 20% जनता को इससे संक्रमित होते हुए देखेंगे। 20% का मेरा सीधा सीधा अर्थ है 25 से 30 करोड़ लोगों का संक्रमण अगर सबकी जांच हो जाएगी तो। और अगर मैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार उसका 1% मौतों का आंकड़ा कहूं तो ये आंखें खोल देने वाले आंकड़े होने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम नहीं संभले तो फिर दिसंबर तक, जैसा डॉक्टर भुवनेश गर्ग कह रहे हैं, उनकी बहुत सारी बातें इस मामले में सही निकली है कि 25 से 30 करोड़ भारत के लोग संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार ने जो कुछ करना था, लापरवाही की, तंत्र ने लापरवाही की, उसके लिए सजा लोग चुनाव में तय करते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन अभी तो ये जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता पर ही मामला आने वाला है।
हमने किसी भी बड़े अधिकारी को, किसी बड़े लीडर को इस मामले में ना तो दिवंगत होते देखा है, ना उनको क्रिटिकल कंडीशन में जाते हुए देखा है। लेकिन जो आम मरीज है, आम हिंदुस्तानी, वो परेशानी में। इसलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, मैं जरूर एक बात कहूंगा कि इसमें अब जिम्मेदारी आन पड़ी है जनता के कंधों पर। मैंने शुरुआत में कहा था कि एक तरह से सरकार और प्रशासन ने कह दिया कि हम जो कुछ कर सकते थे हम कर चुके। अगर आप लापरवाही करेंगे तो जो अस्पताल की व्यवस्था सबको मालूम है कि कितना इलाज होता है और कितना नहीं होता। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे पास टेलीफोन लाइन पर सामाजिक सरकार से जुड़े कमल राठी और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रियांक तिवारी जी भी हैं। प्रियांक जी और राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी भाई। सबसे पहले मैं राठी जी आपकी तरफ आऊंगा कि समाज की जिम्मेदारी अब ज्यादा है। सरकार कटघरे में है, प्रशासन कटघरे में है। हम इस पर किसी और भी दिन बहुत जबरदस्त डिबेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो कुछ होने वाला है, जो नुकसान होगा वो जनता का होगा। आपको लगता है कि अगर जनता ने अनलॉक का दुरुपयोग किया, उसने फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया, उसने अगर मास्क लाकर सड़क पर निकलना जरूरी काम से नहीं शुरू किया, तो फिर दिक्कत आने वाली है। और वो दिक्कत छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। आपकी राय? मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सरकार ने जो करना है वो तो कर रही है या कर दिया। अच्छा बुरा का एनालिसिस अपन कभी और करें, लेकिन जनता की बहुत बड़ी जवाबदारी अपने आप से सुरक्षित रखने की है। उसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें जैसा आपने बताया, और ये सब करना है। इसके अलावा लेकिन थोड़ा सा सरकार को ये देख रहे हैं, सरकार भी कर रही है तो उसी और बिल्कुल कोई कमल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। तो छूट मुंबई में ट्रीटमेंट करें, बेंगलोर में वो ट्रीटमेंट करें। अगर घर में आइसोलेटेड पेशेंट का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैकेज के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास भोपाल में सिर्फ 2 व्यवस्था है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत सावधानी पूर्वक आदमी को रहना है, क्योंकि यहाँ सरकार ने जो व्यवस्था इलाज की है वो नाकाफी है। मुंबई और दिल्ली के मुकाबले बिल्कुल ही नाकाफी है। बिल्कुल आप मुझे कि हमारा भी इसी पर फोकस है कि सरकार जैसी भी है सबके सामने है, तंत्र जैसा भी है, लापरवाह गंभीर है, वो सबके सामने एक्सपोज हो गया। लेकिन अब अगर आप बीमार हुए तो फिर संकट आपके परिवार पर आएगा। अगर आपकी जान को खतरा हुआ तो आपके परिवार को दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आएगी। मैं लौटता हूं आपके पास। प्रियांक तिवारी जी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं। अब एक तरह से सारी चीजें मोबाइल और कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर आ गई है। शिक्षा, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे इस पर बहुत सारी बातें हैं, अटकलें हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो हालात है, दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलने वाले। सरकार चाहे अगस्त की बात करे, सितंबर की बात करे, क्योंकि जो स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़ रही है। ऐसे में स्कूल खुलने की संभावना कम लगती है, कॉलेज खुलने की संभावना कम लगती है, क्योंकि लोकसभा नहीं चालू होने वाली। मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र था लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गया है। आपको लगता है कि स्कूल का जो मामला है, पढ़ाई का मामला है, वो इस कोरोना काल में कैसे किया जाएगा? आपकी राय? जी सर, जैसे एजुकेशन लाइन से अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मैं तो एक चीज बोलूंगा कि ये जो कुछ सिचुएशन है काफी ज्यादा ड्रामेटिकल है और चैलेंजेस भरी हुई है। स्टूडेंट भी चैलेंज कर रहे हैं, टीचर्स भी चैलेंज कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दी थी, बट वो मोबाइल फोन के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि स्टूडेंट को अपना नॉलेज थ्रो कर पाए। तो जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोगों के साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए जो ये टाइम है वो गोल्डन टाइम है, क्योंकि उनका टाइम जो उनको लगता है कि वो लॉस हो रहा है, बट मेरे हिसाब से उनका लॉस नहीं हो रहा है। जो स्कूल का टाइम था 6 से 7 घंटे, जो हमेशा हम लोग देखते हैं कि स्कूल में हमेशा बच्चे बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम दूसरी एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, स्कूल का टाइम इतना ज्यादा होता है कि पुरानी चीजें जो हम लोग मिस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, हम उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो अभी अगर स्कूल उनके नहीं खुल रहे हैं तो उनके पास ये गोल्डन टाइम है कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अदरवाइज उनका बहुत सारा ऐसा टाइम जो है जो कि बच रहा है, लाइक लंच टाइम होता है, ट्रैवलिंग टाइम होता है, जिसमें 2 से 3 घंटे स्टूडेंट अपना यूटिलाइज करते हैं और वेस्ट होता है। तो वो टाइम उनका बच रहा है, उस टाइम को यूटिलाइज करके वो अपनी पुरानी जो चीजें हैं, जो जहाँ पे जिस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो वीक थे, उस
टॉपिक को जाके वो कवर अप करें। लाइक अगर जो 11th में स्टूडेंट्स हैं वो 10th के कुछ टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करें, उसके हिसाब से सारी चीजें आगे बढ़ाएं और पॉजिटिव वे में लें कि स्कूल नहीं चल रहे हैं, नहीं खुल रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट का लुकआउट है। एनीवेज 31 जुलाई को कुछ डिसीजन आना है, वो जो भी होता है वो उस तरीके से क्या होना है क्या नहीं होना है, एनीवेज भी हम लोग उस पर डिबेट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट इन सारी चीजों को छोड़ दें, स्टूडेंट फोकस करें कि वो लोग क्या छोड़ चुके हैं। जो पूरा 2 दिन निकलता है उनको खेलने का भी टाइम है, उनको अदर करिकुलम एक्टिविटीज करने का भी टाइम है और उनको पर्सनल स्टडीज करने का भी बहुत इनफ टाइम मिल रहा है, तो उसको यूटिलाइज करें और उसको वेस्ट ना करें और उसको ये सारी चीजों में ना जाए कि मेरा स्कूल नहीं खुल रहा है तो मैं क्या पढ़ूं। वी जस्ट हैव टू यूटिलाइज द टाइम, जो उन्होंने पिछला जो उन्होंने नहीं पढ़ाया और जो आगे उनकी प्रिपरेशन है उसको उस तरीके से। बिल्कुल, मैं अगली बातचीत में आपसे पूछूंगा कि जो बच्चे कोचिंग जाते थे, जिन बच्चों के यहाँ होम ट्यूटर लगे थे, वो ना कोचिंग जा पा रहा ना होम ट्यूटर घर पढ़ाने आ पा रहा है। अगर वो आता भी तो लोग उसको फिर अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारी बातें, लेकिन एक अच्छी बात यह कि सरकार ने 30% सिलेबस को कम कर दिया, इसलिए वो टेंशन थोड़ी सी जरूर कम हुई होगी बच्चों की या पेरेंट्स की कि बच्चों के पास कोर्स बहुत ज्यादा है, अब घर बैठकर वो कैसे पढ़ाई करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास इन सारे सवालों पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, सारा मामला डॉक्टर्स और जनता पर ही निर्भर है। हम शुरुआत में आपने भी कहा कि सरकार ने बहुत सारी गलतियां की, तंत्र ने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन अब वो गलतियों पर बात करने का वक्त मुझे लगता है कि निकल चुका है, क्योंकि सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। सब ने कह दिया कि हमने आपको बता दिया है कि ये कोरोना जानलेवा है, घर के बाहर निकले तो कोरोना है, अगर आप निकलेंगे बेवजह तो संकट में पड़ेंगे। अपनी जान की परवाह आप खुद कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जान है तो जहान है। आपकी राय? मैं कुछ बिंदुवार मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और चाहूंगा कि मेरे बाकी साथी भी सुने, और अगर हमारे नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी और विवेक विश्वास सारंग जी भी अगर सुन रहे हो तो जरूर इसके ऊपर ध्यान दें। देखिए, इस व्यवस्था में, इस बीमारी में पहली बात जो बार बार कही जा रही है कि 99% लोगों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और ना ही उनको किसी तरह के विशेष उपचार की जरूरत है। ये बहुत स्पष्ट तौर पे मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। माननीय हर्षवर्धन जी ने भी, स्वास्थ्य जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने भी कहा कि मात्र 0.3% लोगों को आईसीयू की और गंभीर इलाजों की जरूरत पड़ी है। इन आंकड़ों से साफ साफ समझा जा सकता है कि जैसे हमारे बाकी मित्र भी कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेरा कहना है कि इस बीमारी में जब 99% लोगों को किसी विशेष उपचार की जरूरत नहीं है तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों? हमारे पास बहुत बड़े बड़े खेल मैदान हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो खाली पड़ी हैं। उन जगहों पर सिर्फ हमें एक बिस्तर और एक खाने पीने का अरेंजमेंट जुटाना है जो बहुत सस्ता है, जिसमें 1000 रुपए प्रतिदिन की भी लागत नहीं आएगी। उसकी बजाय हमको लाखों रुपए के बिल भरने वाले प्राइवेट अस्पतालों की तरफ क्यों जाना है? चाहे वो सरकार दे रही हो, चाहे आम आदमी को देना पड़े। हमें किसी भी तरह के उपचार के लिए इतना विचलित होने की क्यों आवश्यकता है कि जिसमें हम पैनिक मचाने लगे कि अब क्या होगा। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर मैंने कल एक आर्टिकल लिखा है जो नानावटी अस्पताल और अमिताभ बच्चन जी के ऊपर है। मैं उसकी विस्तार में तो नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोपोगंडा कॉर्पोरेट अस्पताल, पंचतारा अस्पतालों का चल रहा है। नानावटी चैरिटी ट्रस्ट अस्पताल था जिसको एक विदेशी फर्म ने खरीद लिया है जिसका रेडियंट ग्रुप नाम है। उस रेडियंट ग्रुप ने नॉर्थ इंडिया के, दिल्ली के, एनसीआर के भी करीब 3200 बिस्तर खरीद लिए हैं फोर्टिस, मैक्स केयर और बीएल के अस्पतालों के जरिए, और ये लाखों के बिल बना रहे हैं फर्जी मरीजों को खड़ा करके, फर्जी रिपोर्टें खड़ी करके। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसकी वजह से आप क्या करेंगे कि जो आपकी सेवा में जुटा छोटा मोटा अस्पताल है, आप उसको मारने तोड़ने पहुंच जाएंगे और उस व्यवस्था को चौपट कर लेंगे जो आज हमारे भारत की धुरी है। हमारे भारत की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था बहुत सस्ती है और बहुत सटीक है और दुनिया भर में इसका नाम है, लेकिन ये वैश्विक व्यवस्था के चलते एक उसी परंपरा पर ले जाया जा रहा है जहां पर बहुत खतरनाक परिणाम सामने आएंगे। समाज को, सरकार को, हमारे मीडिया को, हमारे सभी गणमान्य लोगों को पुरजोर होकर फैमिली फिजिशियन की और छोटे अस्पतालों की व्यवस्थाओं के ऊपर काम करना चाहिए। ये बहुत संकट का समय आने वाले समय में है, क्योंकि आपने व्यापम के जरिए फर्जी डॉक्टर खड़े कर दिए जो कागज पे काम करते हैं। आपके पास ब्रेन है कहाँ? जो ब्रेन है, जो अच्छा डॉक्टर है, उसको ये कारपोरेट खरीद लेंगे अपने यहाँ काम करने के लिए। जो नहीं खरीद पाएगा वो बाहर चला जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बाबाई जादू और शहनशाही अमिताभ के अलावा है क्या करने के लिए? ये बड़ा चिंता का विषय है, आपको सोचना होगा। डॉक्टर साहब, आपने जो ध्यान खींचा वो भी बहुत, माने एक तरह से भयावह बिंदु की तरफ सबको ले जा रहा है कि ये कॉर्पोरेट कल्चर का एक तरह से ये फर्जीवाड़ा भी हो सकता है कि जो मरीजों की चिंताजनक स्थिति है उस पर वो कितना बिल बनाते हैं। आपने निजी चिकित्सालयों की बात करी है, कॉर्पोरेट कल्चर की बात की है, भोपाल में भी इस तरह की बातें हैं, इंदौर में भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन
जो हम सबकी चिंता वो ये कि लोग पहले तो पैनिक ना करें, लेकिन हमने शुरुआत में कहा था कि जो लोग अनलॉक का लाभ लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं, मेहरबानी करके वो इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत बेपरवाह हो जाएंगे, लापरवाही करेंगे, बिना मास्क के निकलेंगे, बेवजह निकलेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो भले ही इसमें खतरे कम हो, जैसे कहा कि कम खतरे हैं, 3% लोगों को वेंटिलेटर पर जाने की नौबत आ रही है, बाकी लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं और वो बहुत सामान्य सी दवा से ठीक हो रहे हैं। उसके लिए बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे तो भी इसमें बचत हो सकती है, आइसोलेट करेंगे खुद को घर में तो भी आप बच सकते हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर गर्ग ने बताया, राठी जी, समय अब खत्म होने की स्थिति में आ रहा है। जो उन्होंने चिंता जताई, जो उन्होंने खतरे बताए, उस हिसाब से समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर समाज लापरवाह हुआ तो आप ये मान लीजिए कि कॉर्पोरेट कल्चर के अस्पताल आपकी जेब काटने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकार से पैसा ले या आपसे ले। राठी जी, आपकी राय? बिल्कुल भाई साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात से और आपकी दोनों बात से सहमत हूँ। जनता पूरी तरह से जवाबदार है, क्योंकि खुद की सुरक्षा तो जनता ही कर पाएगी, उसके लिए कोई शासन नहीं आएगा। लेकिन जो 3%, 5% या 10% जो भी है, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही, बेसिक हॉस्पिटल की, जिसमें वेंटिलेटर नहीं चाहिए, तो मेरा एक सुझाव भी है आपके माध्यम से कि भोपाल में 3 बड़े पार्किंग के लॉट बनाए हैं, एक एमपी नगर, एक न्यू मार्केट और एक वल्लभ भवन के बाहर। तो ये 3 जो बड़े पार्किंग के लॉट इसमें अगर विस्तार करवा दिए जाएं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राहत बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग ने भी जिक्र किया है कि खुले खेल के मैदान है, शॉपिंग मॉल है। तो मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री बहुत युवा हैं, इंजीनियर हैं, विश्वास सारंग, अगर वो इस बात को सुन पा रहे होंगे तो मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, वो खुद पेशे से डॉक्टर हैं, तो वो उन चीजों को समझेंगे। लेकिन सवाल है कि सरकार फैसले कब करेगी, नहीं करेगी। अभी तो जो ताजा आपके सामने बचत का रास्ता वो ये कि बेवजह घर से बिल्कुल ना निकलें, बिना मास्क के ना निकलें, घर आए तो सैनिटाइजर से इस्तेमाल करें और कम से कम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। राठी जी? बात से सहमत हूं। तो अपने को सावधान रखना है और बनते कोशिश, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर नहीं जाना है। ये जो आप बोल रहे हैं, जो सब सरकारें भी प्रचारित कर रही हैं, ये तो जनता को मानना ही चाहिए, क्योंकि अगर जनता नहीं मानेगी तो अल्टीमेटली सजा तो उसे मिलनी। क्योंकि 20 दिन में 5 लाख का फिगर, ये जनता की लापरवाही है। अनलॉक के चलते जो सड़कों पर हम देखते हैं कि सैकड़ों फोटो आते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं कि किस तरह से लोग भीड़ लगा के सब्जी खरीद रहे हैं, किस तरह से भीड़ लगा के वो दुकानों पर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है, इसी लापरवाही ने देश में 5 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर 5 लाख मरीज, बहुत बड़ा आंकड़ा है। राठी जी? बिल्कुल भाई साहब, सही बोल रहे हैं। जनता बहुत बेपरवाह है। हम भी बाजार में जाते हैं तो दिखता है, अपन मास्क लगाए, दूसरा बिना मास्क वाला बाजू में आ जाता है। तो ये एक ढंग से वही है। आप देखेंगे कि एक एग्जाम्पल आज हमारे मित्र ने दिया मुझे कि सब पहले कुत्ता काटता है तो अपन कहते हैं कि सब 10 दिन कुत्ते को वॉच करो तो उसे नहीं, रेबिस तो नहीं हो रहा है। तो वैसी स्थिति है कि बिना मास्क के कोई आदमी मिल जाए या कोई दुकानदार मिल जाए तो अपने को 10 दिन वॉच करना है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो। तो इसलिए हमें वाला काम भी करना है, आदमी को मास्क। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं लौटूंगा आखिरी में एक सवाल मैं आपके पास जरूर तीनों साथियों से पूछूंगा कि जो कोरोना के चलते 2 व्हीलर्स पर, दोपहिए वाहनों के चालान हो रहा है हेलमेट को लेकर, मुझे लगता है कि मास्क को लेकर चालान होते हैं कि कोई दोपहिया वाहन चालक मास्क नहीं लगाता है तो उसका चालान करें, क्योंकि लोग परेशानी में हैं। माने निम्न मध्यम वर्ग का आदमी 2 व्हीलर पर होता है, उसके पास वैसे पैसे की कमी, ऊपर से ये 500-500 रुपए के चालान, ये एक तरह का नया कोरोना का प्रभाव डाल रहा है। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। मैं लौटता हूँ प्रियांक जी, आप नौजवान भी है, काउंसलर भी है, शिक्षाविद भी है, तो जो 2 व्हीलर्स पर चालान किए जा रहे हैं, जिस बहाने एक तरह से वसूली भी हो रही है, आम लोगों के लिए इसमें राहत की दरकार है कि कम से कम हेलमेट के चक्कर में लोगों को न तंग किया जाए, क्योंकि वैसे भी सड़क पर भीड़ पहले से कम है, लोग गाड़ियां उतनी तेज नहीं चला रहा जो जानलेवा हो। जानलेवा है तो बिना मास्क लगाए वाहन चलाना, मुझे लगता है कि सरकार को, प्रशासन को फोकस बदलना पड़ेगा। वो हेलमेट के बजाय मास्क पर चालान करेंगे तो ज्यादा होगा। आपकी राय? सर देखिए, जहाँ तक मैं पुलिस की चेकिंग की अगर बात करूँ तो ये नेशनल व्हीकल एक्ट है और हमारा जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के हिसाब से चलता है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मास्क और हेलमेट जो है, हेलमेट इज समथिंग, वो जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन है, एक्सीडेंशियल प्रोटेक्शन है। तो अगर इंसान अगर गाड़ी चला रहा है रोड पे, अगर हल्की सी भी ठोकर लग रही है, गाड़ी तेज या धीरे है,
अगर वो गिर रहे हैं और उनके सर में अगर जरा सी चोट आती है तो फिर उनको तो हर्ट होता है। तो आप अगर मास्क नहीं पहन रहे, आपको कोरोना हो रहा है, उसकी वजह से अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, और अगर हेलमेट नहीं पहन रहे और आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी वजह से भी आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। तो मेरा तो ये है कि हेलमेट और मास्क दोनों के लिए ही चेकिंग होनी चाहिए, और मेरा ये रिक्वेस्ट है। लेकिन हमारा कहना है कि इस समय जो आपदा है वो हेलमेट से ज्यादा कोरोना वायरस की है, और लोग अब हेलमेट की वजह से दुर्घटना भी नहीं हो रही है और ना उतने केसेस बढ़ रहे हैं। अभी जिसे कहते हैं ना कि आपातकाल है ये, उसमें लोग परेशान हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है, खाने के इंतजाम में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर 500-500 रुपए का आप चालान करेंगे तो जो निम्न मध्यम वर्ग है उसकी हालत बहुत खराब हो रही है, और एक तरह से ये वसूली है ज्यादा, क्योंकि अभी इसकी जरूरत कम है, मास्क की जरूरत ज्यादा है। मैं लौटूंगा डॉक्टर गर्ग साहब, और तीनों से मेरा सवाल है। प्रियांक जी ने उत्तर दे दिया है कि उनके हिसाब से तो आइडियल बात यह है कि हेलमेट और मास्क दोनों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन अभी हेलमेट को आप थोड़ा सा दूसरे पायदान पर सेकेंडरी कर लें, फर्स्ट मास्क पर चालान हो, इस पर कठोरता हो। आपकी राय? नहीं राघवन जी, मास्क लगाना तो देखो आम जनता की एक सामान्य शिक्षा की बात है, और अगर हम 6 महीने में उसको ये नहीं बता पाए, काला टीम बना के और लगातार फोटो अखबार टीवी चैनलों पर दिखा कर कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए, तो मुझे नहीं लगता कि अब और इससे ज्यादा समझाने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको कितने ही संज्ञान दिला दूं, कितने केसेस के दिखा दूं कि नगर निगम के कर्मचारी सड़कों पे चालान वसूलते दिख रहे हैं, और वो खुद ना तो मास्क लगाए हुए हैं, ना किसी तरह के। सभी पर है ये आम जनता के साथ साथ अधिकारी, कर्मचारी, नगर निगम कर्मी, हर एक को मास्क की जरूरत पहले है, क्योंकि आम आदमी इस वक्त मास्क से ज्यादा परेशान है। क्योंकि अगर आपको कोरोना वायरस है और अगर आप बिना मास्क के हैं तो खुद तो खतरे में है ही हैं, आप दूसरों को भी डालेंगे। समय लेकिन खत्म हो चला है। गर्ग साहब, मैं आपको यही रोकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ राठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रियंक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हम दर्शकों को बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम इस फिगर को बार बार इसलिए याद रहा कि लोग समझ जाए कि कितना खतरनाक है। 148 दिन में 5 लाख कोरोना वायरस के मरीज थे, और 20 दिन में 5 लाख यानी 10 लाख मरीजों का मामला है। और ये डॉक्टर गर्ग का ये कहना है कि दिसंबर तक आते आते हम बहुत बड़ी संख्या में हो जाएंगे, यानी करोड़ों में मामला जाएगा, और ये संख्या 25-30 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो बाखबर के इस रंग को समेटते हैं, उम्मीद करते हैं कि लोग सजग होंगे, सतर्क होंगे, और गरीबों का चालान हेलमेट के बजाय मास्क पर होगा तो और बेहतर होगा। अब आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ, जिसमें आपको हम बता दें कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है। आधा सावन बीत गया है, इसके बाद सावन के बाद भादो आने वाला है। बारिश में लोग बीमार बहुत होते हैं। कोरोना वायरस का संकट पहले से ही है, और बारिश की जो बीमारियां हैं वो आपके सर पर आने वाली है। आज हम इस पर बात करेंगे कि आप बारिश में किस तरह की डाइट लें। सेहतमंद रहने के लिए आपको चाहिए कि आप बहुत ही संतुलित आहार लें। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि खाने में आप तला हुआ, ये हर किसी को पता है कि तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। हर किसी को पता हुआ कि इसमें मिर्च मसालों से बचना चाहिए, और ऐसा खाना खाने से बचना चाहिए जो आपकी लीवर को, आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाए। इसलिए कहा जा रहा है कि इस पूरे दौरान व्यक्ति को बेल पर लगने वाली सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, करेला, गिलकी और जड़ वाली सब्जियों में शकरकंद, सुरान, कोफल, अरबी, आलू की सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आमतौर से ये घर में दादी नानी बताती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसकी लापरवाही करते हैं। तो आप खान पान में इन सब्जियों को इस्तेमाल ज़्यादा करें। मोटा अनाज ज़्यादा खाएं, दलिया ज़्यादा खाएं, राजगिरे का आटा, मक्के का आटा, समा एक होता है खाने का खाद्यान्न, कुट्टू बोलते हैं, कुटकी भी लोग उसे कहते हैं। ये अगर आप खाएंगे तो आपको इस बारिश के मौसम में बीमारी से बचने में मदद मिलेगी। मल्टीग्रेन ब्रेड या बिस्किट का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पकोड़े से, तली हुई चीज़ों से और बाहर के भोजन से बचें। सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप सेहतमंद रहेंगे और डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे भी। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।